बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शेरी नॉवेल्स आर्क। कहानी शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन दबाकर नई कहानियों का नोटिफिकेशन हासिल करें। शुक्रिया। सबाहत का दिल तेज़ी से धड़कने लगा था। उसके लिए हिजाब की गुफ्तगू खिलाफ तवक्को थी। उसके लिए तो हिजाब सब्र तहम्मुल की मिसाल थी और वो हर फैसले के लिए हिजाब पर ख़ुद से ज़्यादा भरोसा करती थी। और आज हिजाब उसके फ़ैसले के ख़िलाफ़ जा रही थी। सबाहत ने हिजाब की शानों पर हाथ रखे। तुमने जो कुछ कहा मैं ठंडे दिलो दिमाग से इन सब बातों पर गौर करूँगी। बस इतना बता दो कि ये सब तुमने किसी दबाव में तो नहीं किया। तुमसे किसी ने कोई ऐसी बात तो नहीं की कि तुम ये सब सोचने पर मजबूर हो गई। मुझे बस ये तसल्ली चाहिए कि ये तुम्हारा अपना फ़ैसला है या नहीं। हिजाब ने भीगी आंखों से माँ की उम्र रसीदा आंखों में झांका, जिनमें नूर धुंधला पड़ रहा था। अम्मा, ये मेरा अपना फ़ैसला है। किसी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। ये सब बातें मैंने बमुश्किल कही हैं, लेकिन ये मेरे दिल की सच्चाई है कि अब मैं थक गई हूँ। मैं यही चाहती हूँ कि आप मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी से हाँ कह दें। ये सब कहकर हिजाब अपने कमरे में चली गई। वो अपने ढीले वजूद के साथ धड़ाम से बेड पर गिर गई। वो सिसक रही थी। आंसू थे कि थमने का नाम ना लेते थे। अम्मा, मुझे माफ़ कर दो। मैं ख़ुद भी नहीं जानती कि मेरे इस फ़ैसले का अंजाम क्या होगा। किसी परिंदे के परों की फड़फड़ाहट की आवाज़ उसके कानों से टकराई तो उसने झुरझुरी ली। वो आंसू पोंछती हुई उठ बैठी। बेड के साइड टेबल पर वही सफ़ेद कबूतर बैठा था जिसे अक्सर हिजाब दाना डालती थी और जिसके पंजे में हिजाब का पहनाया हुआ छल्ला भी था। एक साथ के लिए तो हिजाब अपना गम भूल गई। उसने दोनों हाथ कबूतर की तरफ बढ़ाए। तुम यहाँ कमरे में कैसे आए? कबूतर उसके हाथों से निकलकर कमरे से बाहर उड़ गया। हिजाब उसके पीछे दौड़ती हुई बाहर सेहन में आ गई। कबूतर सेहन की मुंडेर पर बैठ गया। हिजाब धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ी तो वो छत की दीवार पर जा बैठा। हिजाब उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ फलांगते हुए छत पर बढ़ गई। कबूतर दीवार से उड़कर हिजाब के कदमों के करीब फिरने लगा। हिजाब ने मुस्कुराते हुए अपने हाथ इस कबूतर की तरफ बढ़ाए। कैसी बेवकूफ़ हूँ, तुम्हारे पीछे पीछे भाग रही हूँ और दाना तो लिया नहीं। हिजाब ने कबूतर को छुआ तो जैसे उसने अपना हाथ अंगार में डाल लिया। उसका हाथ झुलस गया। उसने चीखते हुए अपना हाथ पीछे खींचा तो कबूतर ने अजहाद का रूप ले लिया। अजहाद पत्थर की मूर्ति की तरह सीधा खड़ा था। उसके जिस्म के इर्द गिर्द जैसे ना दिखाई देने वाली आग भड़क रही थी। जिस्म को झुलसा देने वाली हरारत ने हिजाब को अजहाद से बहुत दूर कर दिया। वो उल्टे कदमों से पीछे चलती हुई मबहूत नज़रों से अजहाद को देखती रही। अजहाद आज वो अजहाद नहीं था। उसकी आंखों से अंगारे बरस रहे थे। हिजाब खुद पर काबू न रख सकी तो चिल्लाई, अजहाद, ये तुम्हें क्या हो गया है? मुझे बहुत डर लग रहा है। अजहाद गरजदार आवाज़ में चिल्लाया, मैंने कहा था ना हिजाब कि अगर तुमने मेरी बात ना मानी और इस बार भी अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगाया तो तुम अपना ये दोस्त खो दोगी। मुझे अपनी दोस्ती पर मान था कि तुम मेरी बात का यकीन करोगी, मगर फैज़ान के रिश्ते के लिए हाँ करके तुमने मेरा ये मान तोड़ दिया। आज मैं तुम्हें मनाने का मौका भी नहीं दूंगा। तुम्हारा दिया हुआ बहुत सा गम लेकर मैं जा रहा हूँ। हिजाब फूट फूट कर रोने लगी। ऐसा ना कहो अजहाद, तुम्हारे बगैर मैं तन्हा रह जाऊंगी। तुम ही तो मेरे सच्चे दोस्त हो। मुझे छोड़कर मत जाओ। जो चाहे सज़ा दे दो, मगर मुझे तन्हा मत छोड़ो। हिजाब अजहाद के करीब जाने लगी, मगर अंगारों के गैबी हाले से उसका जिस्म झुलसने लगा और वो बेबस ज़मीन पर गिरकर रोने लगी। उसकी आंखों के सामने चंद ही सातों में अजहाद का जिस्म रोशनी की शुआ में तब्दील होकर आसमान में गायब हो गया। हिजाब ऊंची आवाज़ में रोने लगी। सबाहत सहन में आई तो हिजाब की रोने की आवाज़ सुनकर तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ गई। हिजाब को इस तरह बेहाल ज़मीन पर गिरते देखकर सबाहत का सीना धक से रह गया। हिजाब, मेरी बेटी, ये क्या हाल बना रखा है? क्या हो गया है तुम्हें? सबाहत हिजाब को छत से नीचे ले आई। तहरीम, एक गिलास गर्म दूध लेकर आओ। सबाहत ने हिजाब के ठंडे हाथों को मलते हुए तहरीम को आवाज़ दी। तहरीम गर्म दूध का गिलास ले आई। हिजाब ने अपने आंसू रोके तो छोटे बच्चों की तरह उसकी हिचकी बंध गई। तहरीम ने हिजाब के आंसुओं से भीगे हुए चेहरे की तरफ देखा और उसे सोफ़े पर इस तरह निढाल देखकर सबाहत से कहने लगी,
میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں، مجھے تو آپ ہی کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ حجاب نے ہاتھ ہلایا۔ نہیں، کسی ڈاکٹر کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ اس کی نہ سنو، تم ڈاکٹر کا نمبر ملاؤ۔ صباحت کے کہنے پر تحریم نے ڈاکٹر کا نمبر ملایا۔ تھوڑی دیر کے بعد ڈاکٹر صاحب آ گئے۔ انہوں نے حجاب کا معائنہ کیا، انہوں نے میڈیسن لکھ کر صباحت کو پرچی دی۔ پریشانی کی کوئی بات نہیں، بلڈ پریشر لو ہو گیا تھا، میں نے انجیکشن دے دیا ہے، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب کے جانے کے بعد صباحت نے حجاب کو میڈیسن منگوا کے دی۔ انجیکشن میں کوئی نشہ تھا کہ حجاب گہری نیند سو گئی۔ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا تو صباحت وضو کر کے نماز پڑھنے لگی۔ اس نے خداوند کریم سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو وہ منظر اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا کہ کس طرح حجاب چھت پر رو رہی تھی۔ صباحت کی آنکھیں بھی بھیگ گئیں۔ اے میرے رب، میں تو حجاب سے پوچھ بھی نہ سکی کہ وہ اس طرح کیوں رو رہی ہے، کیا ہے اس کے من میں۔ میرے رب، میری بیٹی کے غم دور کر دے، اس کی زندگی میں خوشیاں بھر دے اور مجھے درست فیصلہ کرنے کی ہمت دے۔ حجاب فیضان کے رشتے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو پھر وہ کس بات کے لیے رو رہی تھی؟ میرے رب، میری بیٹی پر اپنا رحم کر۔ صباحت جائے نماز سے اٹھی تو تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ آپ ہی جاگ گئی ہے، آپ کو بلا رہی ہے۔ صباحت حجاب کے پاس گئی تو وہ بیڈ سے پشت لگائے بیٹھی تھی۔ صباحت اس کے قریب بیٹھ گئی۔ اس نے حجاب کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ میری تو جان ہی نکل گئی تھی، تم اس طرح چھت پر کیوں رو رہی تھی؟ ایسی کون سی بات تھی؟ حجاب سر جھکائے خاموشی سے بیٹھی رہی۔ وہ صباحت کو کوئی جواب نہ دے سکی۔ جواب دیتی بھی تو کیا دیتی؟ صباحت نے اس کی اداس آنکھوں میں جھانکا۔ مجھے ایک بار بتا دو کہ تمہاری خوشی کس میں ہے، میں ویسا ہی کروں گی۔ حجاب نے انتہائی ملائمت سے ماں کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ جیسا آپ سمجھ رہی ہیں ویسی بات نہیں ہے۔ میری بہت پیاری دوست مجھے چھوڑ کر بہت دور چلی گئی ہے اور اس کے جانے کی خبر مجھے اچانک ملی۔ بس میں خود پر قابو نہیں رکھ سکی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے گھر چلے جائیں گے؟ وہ اپنا ایڈریس دیے بغیر چلی گئی ہے۔ آپ یہی سمجھیں کہ وہ مجھ سے خفا ہو گئی ہے۔ حجاب خلا میں نظریں گھما رہی تھی۔ اتنی سی بات پر تم نے اپنا اتنا برا حال کر لیا؟ اپنا موڈ اچھا کرو۔ وہ دوست تمہیں اس قدر عزیز ہے تو میں خود اسے ڈھونڈوں گی۔ مجھے بتاؤ کہ میں تمہارے لیے کیا بناؤں؟ ابھی کچھ کھانے میں من نہیں ہے، جب دل چاہے گا تو بتا دوں گی۔ حجاب ماں کی خوشی کے لیے مسکرا دی۔ اگر خاص بھوک نہیں ہے تو کوئی ہلکی غذا لے لو، مگر کچھ نہ کچھ کھا لو، میں تمہارے لیے کھیر بنا کر لاتی ہوں۔ صباحت یہ کہہ کر کچن میں جانے لگی تو فون کی رنگ ہوئی۔ صباحت نے فون اٹھایا تو مسز آفتاب زیدی آن لائن تھی۔ خدا کا شکر ہے گھر میں سب خیریت ہے، آپ کیسی ہیں؟ بچے کیسے ہیں؟ صباحت نے مسز آفتاب زیدی کی بات کے جواب میں کہا۔ میں نے سوچا کہ حجاب بیٹی آج کل آئی ہوئی ہے، اس سے تھوڑی گپ شپ ہو جائے۔ مسز آفتاب زیدی کی اس بات پر صباحت کے منہ سے بے اختیار نکل گیا۔ حجاب کی طبیعت اچانک ہی خراب ہو گئی تھی مگر اب قدرے بہتر ہے۔ مسز آفتاب زیدی یہ بات سنتے ہی پریشان ہو گئی۔ حجاب بیٹی کی طبیعت خراب ہے، میں آ رہی ہوں اس سے ملنے۔ آپ زحمت نہ کریں، اب تو وہ ٹھیک ہے۔ بھائی جب تک میں اپنی بیٹی کو دیکھ نہیں لوں گی میری تسلی نہیں ہوگی۔ یہ کہہ کر مسز آفتاب زیدی نے فون بند کر دیا۔ مسز آفتاب زیدی آ رہی ہیں تمہاری طبیعت پوچھنے۔ یہ سنتے ہی حجاب بستر سے اٹھ گئی۔ تم کہاں چلی؟ تمہیں آرام کی ضرورت ہے، صباحت نے حجاب سے کہا۔ حجاب نے اپنے بالوں کو سمیٹتے ہوئے کہا، اس حالت میں ملوں گی ان سے۔ اس نے الماری سے اچھا سا ڈریس نکالا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ تیار ہو گئی۔ صباحت نے چائے کے ساتھ بازار سے کچھ اشیاء منگوا لی۔ میں کچن میں تحریم کی مدد کرتی ہوں۔ حجاب صوفے سے اٹھی تو صباحت نے اسے دوبارہ بٹھا دیا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے، تم آرام کرو، تحریم خود کر لے گی، میں تمہارے لیے کھیر لاتی ہوں، ٹھنڈی ہو گئی ہوگی۔ صباحت نے حجاب کو کھیر لا کر دی۔ حجاب کھیر کھانے لگی تو اس نے کھیر میں ماں کی شفقت کی مٹھاس محسوس کرتے ہوئے ترچھی نظر سے ماں کی طرف دیکھا تو وہ بیڈ شیٹ سیٹ کر رہی تھی۔ میری بھی عقل ماری گئی تھی جو میں نے مسز آفتاب زیدی کو تمہاری بیماری کا بتا دیا۔ صباحت بیڈ شیٹ سیٹ کرتے ہوئے بڑبڑا رہی تھی۔ ماں کے اس انداز پر حجاب کی ہنسی چھوٹ گئی۔ ہاں ہنس لو، تمہیں تو میری باتوں پر ہنسی ہی آئے گی، بوڑھی جو ہو گئی ہوں۔ تم لوگوں کو اب میری کیا ضرورت ہے؟ تم لوگ اب اتنے بڑے ہو گئے ہو کہ اپنے فیصلے خود کرنے لگے ہو۔ صباحت بات کا رخ کسی اور طرف لے گئی۔ حجاب ایک دم سنجیدہ ہو گئی۔ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ اسی دوران تحریم کمرے میں داخل ہوئی۔ صباحت تحریم سے مخاطب ہوئی،
घर की सेटिंग ठीक तरह से देख लो, फ्रिज में कबाब पड़े हैं वो भी फ्राई कर लो। सबाहत हिजाब के पास से उठकर गई तो हिजाब ने महसूस किया कि माँ उससे नाराज़ है। वो जानती थी कि माँ की नाराज़गी अपनी जगह बजा है, मगर अपने फ़ैसले से वो मुतमईन थी। थोड़ी ही देर में मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी भी आ गई। वो अपने साथ बहुत सा फ्रूट और कोल्ड ड्रिंक्स के कैन लेकर आई। ड्राइवर के साथ वो अकेली ही आई थी। वो इंतहाई अपनायत से हिजाब के पास बैठी रहीं। उनकी शख्सियत में अजीब मकनातीसियत थी। वो दिल मोह लेने वाली बातें करती और लोगों को खुद पर अंधा एतमाद करने पर मजबूर कर देती। सबाहत ने भी अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी की। हिजाब की बात की वजह से सबाहत मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी को ऐसा कोई तासुर न दे सकी जिससे ये ज़ाहिर हो कि सबाहत की इस रिश्ते में रज़ामंदी नहीं है। मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी के जाने के बाद सबाहत किचन के काम में मसरूफ़ हो गई। वो किसी गहरी सोच में गुम काम में मसरूफ़ थी। हिजाब को सबाहत ने बहुत समझाया कि वो अपने फ़ैसले पर नज़र सानी करे, मगर उसका फ़ैसला अटल था। बिलाखिर सबाहत ने बेटी का फ़ैसला तस्लीम कर लिया। हिजाब ने मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी से बात कर ली कि अगर उन्हें ज़रियाब के लिए तहरीम का रिश्ता चाहिए तो दोनों बहनों की शादी एक ही तारीख पर होगी। मिसेज़ आफ़ताब ज़ैदी ने हिजाब की बात मान ली और दोनों बहनों का रिश्ता उनके घर तय हो गया। कोई मुनासिब दिन देखकर सबाहत ने दोनों बेटियों की शादी की तारीख भी तय कर दी। सबाहत ने अपनी सोच के मुताबिक घर बेचकर दोनों बेटियों के लिए आलीशान जहेज तैयार किया। मालिक मकान से शादी तक उस घर में रहने की मोहलत मांगी। शादी की तैयारियों की गहमा गहमी में हिजाब की आंखें हर सू अज़हाद को ही ढूंढ रही थीं, मगर उसे अज़हाद की मौजूदगी की कहीं कोई निशानी नहीं मिली। एक सच्चे और मुखलिस दोस्त के खोने का गम हिजाब के मन को धीरे धीरे घायल कर रहा था। उसके चेहरे से रौनक खत्म हो गई थी। वो चंद ही दिनों में मुरझा सी गई। रात के 12 बज रहे थे। सबाहत और तहरीम गहरी नींद सो रही थी, मगर हिजाब की मुतलाशी निगाहें घड़ी की टिक टिक के साथ जुड़ी थीं कि कब निस्फ रात हो और वो उस कमरे से बाहर जाए। जो ही रात के 1 बजे हिजाब धीरे धीरे चलते हुए अपने कमरे से बाहर आ गई। घुप अंधेरे में मोबाइल की मुहीन सी रोशनी में वो सहन क्रॉस करके उस कमरे की तरफ बढ़ी जहाँ पहले अज़हाद रहता था। उस आसेबज़दा कमरे के बाहर सबाहत ने कुफल के साथ तावीज़ बांधे हुए थे। वो किसी भी हालत में किसी को भी कमरा खोलने की इजाज़त नहीं देती थी, मगर आज हिजाब के हाथ में उस कुफल की चाबी थी। हिजाब ने खिड़की से अंदर कमरे में झांका। अज़हाद जवाब में कमरे से कोई आवाज़ नहीं आई। हिजाब ने कुफल खोलने की कोशिश की तो उसे कुफल के आगे से तावीज़ उतारने पड़े। जो ही उसने तावीज़ों को हाथ लगाया, किसी ने उसे झटक के दरख्त से दे मारा। उसके हलक से चीख निकली तो उसने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। अचानक अनार के दरख्त के पास गंभीर तारीकी में 2 खौफनाक आंखें उभरी। हिजाब सरतापा कांप के रह गई। वो आंखें जिसामत में इस कदर बड़ी थीं कि हिजाब का वजूद उसे एक आंख में समा सकता था। इस माफूकुल फितरत मखलूक की आंखों के अलावा और कोई हिस्सा दिखाई नहीं दे रहा था। हिजाब के होंठ गूंग हो गए। वो फटी फटी आंखों से साकित इन आंखों की तरफ देखती रही। आंखों के अंदर से गरजदार आवाज उभरी, क्यों एक आसेब की जिंदगी में दखल दे रही है? मत ढूंढ उसे वरना अपना वजूद खो देगी। अज़हाद रूप बदल चुका है। अब वो तेरे सामने नौजवान लड़के के रूप में कभी नहीं आएगा। अपने कमरे में वापस चली जा और अब अज़हाद को ढूंढने की कोशिश मत करना। खौफ से हिजाब की हिचकी बन गई। वो अपने कमरे की तरफ दौड़ी और कमरे का दरवाजा बंद करके लंबे लंबे सांस लेने लगी। उसका चेहरा पसीने से शराबूर था। हाथ कांप रहे थे। दिल की धड़कन इस कदर तेज थी कि वो सांस में घुटन महसूस करने लगी। उसे कुछ सुझाई ना दिया तो उसने सूरह यासीन निकाली और पढ़ने लगी और फिर उस सूरत को सीने से लगाकर बिस्तर में घुस गई। ये डरावनी रात बमुश्किल गुजरी। अगले रोज भी हिजाब उन डरावनी आंखों के खौफ से खौफजदा होती रही। उस खौफनाक मखलूक की कही हुई बातें बार बार उसके लिए सुहाने रूह बन गई थी कि उसने अपना दोस्त खो दिया है। उस कमरे से एक आखिरी उम्मीद थी, वो भी खत्म हो गई। मिसेज आफ़ताब ज़ैदी। आयशा बेगम के घर पर भी शादी की तैयारियां जोरों पर थीं। अभी शादी में 5 रोज बाकी थे। जरका और मनाहिल माँ की मदद के लिए पहले ही आ गई थी। आयशा बेगम हाथ में मोबाइल लिए बेचैनी से इधर उधर टहल रही थी। एक तो मैं इस लड़के से बहुत तंग हूँ। मैंने उसे कहा था कि मेरे साथ इस वक्त ज्वेलर्स के पास जाना है और ये लड़का है कि मोबाइल भी अटेंड नहीं कर रहा। आयशा बेगम ने मुंह में बड़बड़ाते हुए उसके दोस्त का नंबर मिलाया। हेलो, ये ज़रियाब किधर है? तुम्हें कुछ मालूम है? जी, वो फार्म हाउस में बैठा है।
ज़रियाब के दोस्त ने बताया। मैं उसे फ़ोन कर रही हूँ, वो मोबाइल अटेंड नहीं कर रहा। आंटी आप ख्वामख्वाह परेशान हो रही हैं। मैं अभी थोड़ी देर पहले ही फार्म हाउस से आया हूँ। दरअसल वो किसी का भी फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। क्यों? वो दरअसल स्टेफी हार गया है। क्या मतलब? ज़रियाब का डॉग जर्मन शेफर्ड, बड़ी मेहनत से उसे रेस के लिए तैयार किया था। उसके हारने पर ज़रियाब बहुत परेशान है। ये बातें सुनकर आयशा बेगम का पारा और ऊपर चढ़ गया। तुम्हें मालूम है कि ज़रियाब की शादी में सिर्फ 5 रोज़ रह गए हैं। मैंने उसके साथ इस वक्त जूलर्स के पास जाना था। तुम अभी उसके पास जाओ और उसे याद दिलाओ कि मैं उसका इंतज़ार कर रही हूँ। 1 मिनट ठहरिए, पहले मैं मोबाइल पर ट्राई करता हूँ, शायद उठा ले। ठीक है, ये कहकर आयशा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। काफ़ी देर तक ज़रियाब का कोई फ़ोन नहीं आया। आयशा बेगम ने फार्म हाउस के मुलाजिम को फ़ोन किया। ज़रियाब कहाँ है? बेगम साहिबा, साहब ने कुछ नए कुत्ते मंगवाए थे, वो कुत्ते लेकर घर ही आ रहे हैं। ठीक है। आयशा बेगम ने फ़ोन बंद कर दिया। कुछ ही देर बाद ज़रियाब की जीप पोर्च में आकर रुकी। आयशा बेगम गुस्से में भरी पोर्च में जाकर खड़ी हो गई। 2 मुलाजमीन ने कुत्तों को जीप से उतारा और उनकी जंजीरें खींचते हुए घर के साथ वाले फार्म हाउस में ले जाने लगे। ज़रियाब ने हाथ के इशारे से उन्हें रोका। ठहरो, ये कहकर वो आयशा बेगम का हाथ पकड़कर कुत्तों के करीब ले गया। ये देखें मामा, इनकी ट्रेनिंग में अब कोई कमी नहीं रखूंगा। फिर उसने मुलाजमीन से कहा, जाओ इन्हें फार्म हाउस में ले जाना और घोड़ों को भी कुछ खिला देना। मुलाजमीन के जाने के बाद आयशा बेगम ज़रियाब के कान खींचती हुई उसे अंदर ले गई। मम्मा क्या हुआ? ज़रियाब माँ के साथ साथ चलता हुआ बोला। अंदर कमरे में जाने के बाद आयशा बेगम ने ज़रियाब का कान छोड़ा। मेरा कसूर तो बताएं, ज़रियाब ने सीसी की आवाज़ निकालते हुए पूछा। आयशा बेगम ने ओसीली नज़रों से बेटे को सरतापा देखा। सुबह बाहर जाते हुए मैंने तुमसे कहा था ना कि वक्त पर पहुंच जाना, जूलर्स के पास जाना है, मगर तुम्हें आई एम सॉरी ममा, मेरे जहन से ना जाने कैसे की बात निकल गई। चलें, आप तैयार हैं तो अभी चलते हैं। ये कहकर ज़रियाब ने पोरत से गाड़ी बाहर निकाली। आयशा बेगम गाड़ी में बैठी तो ज़रियाब ने खिड़की से बाहर झांका। स्याह घने बादल छाए हुए हैं, लगता है रास्ते में बारिश शुरू हो जाएगी। अभी सिर्फ शाम के 5 बजे हैं और यूं लग रहा है जैसे ग़ुरूब आफताब का वक्त है। ज़रियाब गाड़ी हवा में उड़ाने लगा। आहिस्ता चलाओ, इतनी तेज़ी दिखाने की ज़रूरत नहीं है। ज़रियाब ने शोखी से माँ की तरफ देखा। ये शादियाँ सोने और कीमती कपड़ों के बगैर नहीं हो सकती हैं, मगर हमारे ख़ानदान में नहीं हो सकती। आयशा बेगम ने 2 टोक जवाब दिया। ज़रियाब की बात सच साबित हुई। वो लोग घर से थोड़ा ही दूर गए थे कि तेज़ बारिश शुरू हो गई। ज़रियाब ने खुशी का नारा लगाया, याहू, बारिश में ड्राइव करने का अपना ही मज़ा है। गीली गीली सड़क पर गाड़ियों की जगमगाती रोशनियाँ फ्रंट के शीशे को मजीद मध्यम कर देती। गाड़ी के वाइपर मुसलसल चल रहे थे, मगर बारिश इतनी तेज थी कि शीशे से पानी साफ ही नहीं हो पा रहा था। आयशा बेगम ने उकताहट से शीशे की तरफ देखा। किस कदर खतरनाक होता है बारिश में ड्राइविंग करना, और तुम्हें खुशी हो रही है। इस दौरान अचानक एक छोटा सा बच्चा सड़क के वस्त में ज़रियाब को गाड़ी की सीध में धुंधला सा दिखाई दिया। ज़रियाब हारन देता हुआ आगे बढ़ता रहा। उसने बच्चे को करीब से देखा तो इसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ गई। दूर से जो बच्चा दिखाई दे रहा था वो 1.5 फुट कद के लगभग एक बोना था, जिसकी शक्ल इंतहाई भयानक थी। ज़रियाब की औसान खता हो गई। उसे कुछ पता नहीं चला कि किस तरह वो बोना उसकी तेज़ रफ्तार गाड़ी से टकरा गया। वो फ्रंट शीशे से टकराकर ज़मीन पर गिरा और फ्रंट शीशा उसके लहू में रंग गया। ज़रियाब की गाड़ी की अचानक ब्रेक से कई गाड़ियों के एक्सीडेंट होते होते बचे। ट्रैफिक जाम हो गई। पुलिस ज़रियाब की गाड़ी के करीब आई। ज़रियाब और आयशा बेगम घबराते हुए गाड़ी से बाहर निकले। पुलिस इंस्पेक्टर ने सख्त कलामी की। तुम्हें ट्रैफिक रूल्स का कुछ इल्म भी है या नहीं? ज़रियाब अटकी हुई ज़बान में बोला। मुझे नहीं पता चला किस तरह वो बोना मेरी गाड़ी से टकरा गया। आयशा बेगम भी पसीना पोंछते हुए बोली, मेरा बेटा सच कह रहा है, वो बोना ना जाने कहां से अचानक गाड़ी के आगे आ गया। पुलिस इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा, आप दोनों की ज़हनी हालत दुरुस्त है। कौन सा बोना, कौन सा एक्सीडेंट? सर ये देखें मेरी गाड़ी का शीशा। ज़रियाब ने फ्रंट शीशे की तरफ देखा तो वो शीशा बिल्कुल साफ था, उस पर खून का छींटा तक न था। ये ज़रियाब ने अपनी गाड़ी को सामने से भी चेक किया, मगर ऐसा कोई निशान तक न था जिससे लगे कि एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस ने गाड़ी के कागजात चेक किए और ज़रियाब को जाने के लिए कहा। ज़रियाब बौखलाया हुआ दोबारा गाड़ी में बैठ गया। ये सब क्या था मम्मा? आपने भी तो सब कुछ देखा है ना? हाँ ज़रियाब, यूँ लगता है जैसे वो बोना सिर्फ हमें ही दिखाई दिया है। मुझे घबराहट हो रही है। तुम घर चलो, जूलर्स के पास नहीं जाना, फिर दोबारा आएंगे।
न जाने आगे हमारे साथ क्या हो। आयशा बेगम के कहने पर ज़रियाब ने गाड़ी वापस मोड़ ली। पूरे रास्ते आयशा बेगम दुरूद शरीफ का विर्द करती रही। घर आई तो जाते ही मुलाजमा से पानी मांगा। ज़रियाब और आयशा बेगम टीवी लाउंज में बैठ गए। आज जो कुछ भी हुआ इसका जिक्र घर में किसी से मत करना। शादी वाला घर है, ऐसे तज़किरे नहीं होने चाहिए, आयशा ने ज़रियाब को समझाया। ज़रियाब ने अपनी पेशानी से पसीना पोंछा। जब तक मैं बात 9-10 लोगों को नहीं बताऊंगा मेरा खौफ खत्म नहीं होगा, आयशा बेगम डांट कर बोली। बच्चों जैसी बातें मत करो। जो लोग हमसे हसद करते हैं वही इस तरह के जादू टोने करते हैं ताकि हमारी खुशियां बदमजा हो जाएं। एक काम करो, ज्वेलर को फोन करके घर पर ही बुला लो। उसे कहो कि जो भी नए डिजाइन आए हैं सब लेकर आए। ज़रियाब ने माँ के कहने के मुताबिक ज्वेलर को फोन करके घर पर ही बुला लिया। तकरीबन 1 घंटे के बाद ज्वेलर आ गया। ज़रियाब और आयशा बेगम के साथ ज़रका और मनाहिल भी ज्वेलरी पसंद करने में मशगूल हो गई। मम्मा, इन चुड़ैलों को क्यों बुला लिया है? ये तो अपने लिए ही सोना पसंद करती रहेंगी, ज़रका शौक अंदाज में बोली। 2 भाइयों की शादी है, हम दोनों से एक एक सोने का सेट लेंगे। ठीक है मम्मा, इन दोनों को एक एक आर्टिफिशियल ज्वेलरी का सेट दिला देना। मनाहिल ने खा जाने वाली नजरों से ज़रियाब की तरफ देखा। क्या कहा तुमने? आयशा बेगम मुस्कुराते हुए बोली। मनाहिल, ज़रका, तुम्हें तो पता है ना कि ज़रियाब की मजाक की आदत है। तुम दोनों अपने लिए एक एक सेट पसंद कर लो। दोनों बहनों के चेहरे खुशी से खिल उठे। ज्वेलरी का काम निपटाने के बाद आयशा बेगम ज़रका और मनाहिल से ज़री के कपड़ों के बारे में मशवरा करने लगी। कल सुबह मैं आपके साथ बाजार जाऊंगी, काम वाले कपड़ों का काम भी निपटा लेंगे। मनाहिल की बात से आयशा बेगम को कार एक्सीडेंट का हादसा याद आ गया। मम्मा कहाँ खो गई? मनाहिल ने माँ के शाने पर हाथ रखा तो आयशा बेगम ने झुरझुरी सी ली। आयशा बेगम के चेहरे पर परेशानी के तासरात अयां हो गए। ज़रका ने आगे बढ़कर पूछा, मम्मा क्या बात है? किसी बात से परेशान हैं? बस जरा सी घबराहट है कि इतना बड़ा फंक्शन है, कोई गड़बड़ ना हो। आयशा बेगम की ये बात सुनकर मनाहिल ने उनका हाथ थाम लिया। हम दोनों बहनें हैं ना, सब संभाल लेंगी, आप क्यों परेशान हो रही हैं? सब कुछ ठीक तरह से हो जाएगा। आयशा बेगम के दिल में आया कि वो बेटियों से खुलकर बात करे, मगर वो इतना ही कह पाई। काम काज या तैयारी की बात नहीं, अजब तरह के वसवसे हैं। दिल चाहता है कि इन दिनों ज़रियाब और फैजान घर से बाहर ना जाए, मुझे लोगों की नजरों से डर लगता है। वाह मम्मा, ये आप किस तरह की बातें कर रही हैं? लड़कियों को तो घर बिठा सकते हैं, मगर लड़कों को कौन घर में बिठा सकता है? आप बिला वजह वहम कर रही हैं। सदका दें, खैरात बांटे, इंशाल्लाह हमारी खुशियों को किसी की नजर नहीं लगेगी। ज़रका की ये बात आयशा बेगम के दिल को लगी कि वाकई सदका और खैरात इंसान को नागहानी उफ्ताद से बचा लेता है। अगले रोज आयशा बेगम का मसरूफ तरीन दिन था। रात को तेल उपटन की रस्म थी। ज़रका और आयशा बेगम सुबह सुबह ही बाजार के लिए निकल गईं। उन्हें कढ़ाई के लिए दिए हुए कपड़े उठाने थे। दोपहर को ज़रियाब अपनी फैमिली के साथ लंच में मसरूफ था कि उसे मुलाजिम ने बताया कि कोई उससे मिलने आया है, तुम उसे ड्राइंग रूम में बिठाओ, मैं अभी आता हूँ। ज़रियाब ने मुलाजिम से कहा। मुलाजिम ने इंतहाई इंकिसारी से जवाब दिया, सर वो शख्स जल्दी में है, कहता है कि आपकी अमानत आपको सौंपनी है। ज़रियाब खाना छोड़कर बाहर गिराज की तरफ गया। वो शख्स अपनी जीप से उतरकर खड़ा ज़रियाब का इंतजार कर रहा था। ज़रियाब उससे खुश उसलूबी से मिला। माजरत चाहता हूँ, मैंने आपको पहचाना नहीं, मुझे रऊफ साहब ने भेजा है, आपने उनसे बुलडॉग के लिए कहा था। ये कहकर उसने जीप की तरफ इशारा किया तो वो मुलाजिम लोहे की मोटी सी जंजीर से बंधा शरीरे बदन और ऊंची कामत वाला खूनख्वार कुत्ता लेकर ज़रियाब की तरफ बढ़ा। उसके चौड़े जबड़े को जाली से बांधा हुआ था। ज़रियाब ने कुत्ते का बगौर जायजा लिया। इसमें कौन सी खास बात है? उस शख्स ने फखरिया अंदाज में कहा। देखने में तो ये दूसरे शिकारी कुत्तों से थोड़ा सा ही मुख्तलिफ है, मगर अपनी दौड़ और शिकार करने में ये दूसरे कुत्तों से बहुत आगे है। आप इसे रीछ से लड़वा कर देख लें, एक झटके में उसे फाड़ फेंकेगा। मुझे इजाजत दें। ये कहकर उस शख्स ने मुलाजमों से कहकर कुत्ता फार्म हाउस में भिजवा दिया। उस शख्स के जाने के बाद ज़रियाब दोबारा घर वालों के साथ खाने में मशगूल हो गया। रात को उपटन का फंक्शन बहुत धूमधाम से हुआ। रात गए तक ये फंक्शन जारी रहा। 1 बजे तक रसूमात होती रहीं। तकरीबन 2 बजे तक सब मेहमान अपने घरों को लौट गए। घर वाले और घर में ठहरे हुए मेहमान थके हारे बिस्तरों में घुस गए। फैजान भी अपने कमरे में जाकर सो गया। ज़रियाब ने भी अपने कपड़े तब्दील किए और बिस्तर पर विराजमान हो गया। तौबा है ये फजूल रसूमात, शादी का फंक्शन एक ही दिन में होना चाहिए। ज़रियाब अपने बाजुओं को सीधा करते हुए चित लेट गया। उसकी आंखें नींद से बोझल हो रही थी। तब उसकी आंख लग गई। उसे पता भी न चला कि अचानक कोई उसके कमरे का दरवाजा बुरी तरह पीटने लगा। ज़रियाब हड़बड़ा कर उठा। कौन है? दरवाजा पीटने वाला जैसे दरवाजा तोड़ने पर तुला था। ज़रियाब गुस्से से बोलता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा। कौन है जो इस तरह
दरवाज़ा पीट रहा है। ज़रियाब ने दरवाज़ा खोला तो उसका मुलाजिम हाँफता हुआ बोल रहा था। सर, वो फार्म हाउस। मुलाजिम का इस कदर सांस फूला हुआ था कि वो बोल भी नहीं पा रहा था। क्या बात है, क्या हुआ है फार्म हाउस में? मुलाजिम ने खुद को संभाला। सर, फार्म हाउस के घोड़े बेकाबू हो गए हैं। घोड़ों ने अपनी लगामें भी तोड़ ली हैं। वो बुरी तरह डर गए हैं। जिन मुलाजमीन ने उन्हें पकड़ने की कोशिशें की, उन्हें भी पटक पटक कर जख्मी कर दिया है। ज़रियाब बरकी सूरत से फार्म हाउस की तरफ दौड़ा। कोठी के बाकी मुलाजमीन भी ज़रियाब के साथ फार्म हाउस की तरफ दौड़े। घोड़ों के हिनहिनाहट और उनके एक दूसरे के साथ टकराने का शोर फार्म हाउस से पोरज तक साफ सुनाई दे रहा था। ज़रियाब फार्म हाउस पहुंचा तो घोड़ों ने जैसे भूचाल मचा रखा था। वो किसी चीज से डरकर भागने की कोशिश में एक दूसरे से टकरा रहे थे। जल्दी से एक एक करके इन्हें फार्म हाउस से बाहर निकालो, ज़रियाब ने मुलाजमीन से कहा। मगर सर, अगर मगर कुछ नहीं, जो मैं कहता हूँ वो करो। ये कहकर ज़रियाब घोड़ों की भगदड़ में कूद पड़ा। ज़रियाब ने मुलाजमीन के साथ मिलकर बमुश्किल घोड़ों को बाहर निकाला। जब फार्म हाउस में 4 घोड़े रह गए तो ज़रियाब उनकी हरकत का बगौर जायजा लेने लगा। वो खौफजदा होके अपनी अगली दोनों टांगों को जमीन पर मारते और फिर इस तरह हिनहनाते जैसे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों। वो फार्म हाउस से बाहर जाने के लिए बेचैन हो रहे थे। ज़रियाब ने फार्म हाउस में चारों तरफ नजर दौड़ाई। उसे ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था जिससे घोड़े डर गए हों। फिर किसी कुत्ते की गरजदार गुरगुराहट की आवाज उसके कानों से टकराई। ज़रियाब ने मुलाजिम से पूछा, ये कौन से कुत्ते की आवाज है? मुलाजिम ने तशवीश भरे लहजे में कहा, सर, ये नया कुत्ता है जो आज आया है। हमेशा से साथ वाले हिस्से में कुत्ते बंधे होते हैं। घोड़े उनकी गुरगुराहटों की आवाजें सुनते रहते हैं। वो तो इन आवाजों के आदी हैं, मगर सच मानिए, जब से ये नया कुत्ता आया है तब से ही घोड़े डर रहे हैं। मुझे तो लगता है कि इनकी गुरगुराहट के बाद ही घोड़ों में भगदड़ मची है। कुछ देर के लिए ज़रियाब किसी गहरी सोच में डूब गया। फिर उसने मुलाजिम से कहकर नए कुत्ते को फार्म हाउस की दूसरी मंजिल पर बंधवा दिया। घोड़े बेशक कुत्तों की आवाजों के आदी हैं, मगर नए कुत्ते से ये खौफजदा हो सकते हैं। ज़रियाब ने मुलाजिम को समझाया, मगर मुलाजिम के लहजे में अभी तक घबराहट थी। सर, उस कुत्ते का बर्ताव भी बहुत अजीब है। जब से आया है कुछ नहीं खा रहा, बस मुसलसल गुर्राए जा रहा है। ज़रियाब ने इंतहाई लापरवाही से कहा, नए माहौल में कुत्ते ऐसा बर्ताव करते हैं। तुम बस घोड़ों का ख्याल रखो, उन्हें बाहर ग्राउंड में ही बंधा रहने दो। घर में मेहमान आए हुए हैं, अब कोई शोर शराबा ना हो। ज़रियाब बाहर निकला तो आयशा बेगम फार्म हाउस के बाहर खड़ी थी। ये कैसा शोर था? फार्म हाउस में सब ठीक तो है, और ये घोड़े यूं बाहर ग्राउंड में क्यों छोड़ रखे हैं? माँ के सवालों के जवाब में ज़रियाब ने उन्हें सारी सूरत हाल बताई। आयशा बेगम परेशान हो गई। मैं अभी रोड एक्सीडेंट का वाकया नहीं भूली, और अब ये सब कुछ। ओह मम्मा, वो वाकया तो खौफनाक था, मगर ये मसला तो आम है। घोड़े खौफजदा हो जाते हैं। आयशा बेगम ने सहमे हुए घोड़ों की तरफ देखा। मेरा दिल डूब रहा है। ऐसा लगता है कि ये छोटे छोटे पुरस्रार वाकयात किसी बड़ी नागहानी आफत की तरफ इशारा है। तुम तो जानते हो कि फैजान की बीवी के मरने के बाद मैंने जहाँ भी फैजान के रिश्ते की बात चलाई, कोई ना कोई अनहोनी हो गई है। 1 साल पहले मैंने जिस लड़की से फैजान की मंगनी की थी, न जाने कैसे उसका कत्ल हो गया। ज़रियाब ने माँ के कंधों पर अपनी बाहें हाइल कर ली और उन्हें अंदर ले गया। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, आप खुदा पर भरोसा रखें, ज़रियाब ने माँ को समझाया। उधर सबाहत के घर उपटन की रस्म के बाद सब मेहमान गहरी नींद सो चुके थे। हिजाब अपने कमरे की खिड़की के पास खड़ी बाहर लॉन में पड़े हुए झूले को मुसलसल देख रही थी। उसका दिल चाह रहा था कि आज फिर ये झूला जोर से हिले और फिर अजहाद अपने गैबी वजूद से मादी वजूद में आकर उसे चौंका दे। उसकी झूले पर ठहरी हुई आंखें भीग गईं। एक बार तो आओ अजहाद, ऐसी भी क्या नाराजगी? तुम्हारी दोस्त भरे मेले में तन्हा है। देखो, मैंने भी पीला जोड़ा पहन लिया है। आज तुम्हारी दोस्त की उपटन की रस्म थी। कल मेरे हाथों में मेहंदी लगेगी। आज सब लोग बहुत खुश थे, मगर खुशियों भरे इन कहकहों में मेरी मुस्कुराहट कहीं गुम हो गई। मगर मेरी इन महसूसात का किसी को शायबा तक न हुआ। मेरा चेहरा पड़ने वाला दोस्त जो मेरे पास नहीं था। हिजाब इन्हीं सोचों में गुम बिस्तर पर विराजमान हो गई। आयशा बेगम अपने दोनों बेटों की मेहंदी बहुत शानदार तरीके से लाई। सबाहत ने भी मेहमानों की खातिरदारी में कोई कमी नहीं छोड़ी। हिजाब और तहरीम मेहंदी के पीले जोड़ों और उन फूलों के गहनों में बहुत प्यारी लग रही थी। हिजाब के खानदान के लोगों ने मुख्तलिफ प्रोग्राम्स तरतीब देकर फंक्शन की रौनक को 4 चांद लगा दिए। रात गए तक फंक्शन जारी रहा। फैजान की फूफो मुलाजमों से खास काम करवाने के लिए घर पर ही ठहर गई। वो घर की सेटिंग करवा रही थी। एक मुलाजिम आर्टिफिशियल प्लांट लेकर फैजान के कमरे के करीब आया। खाला जी, ये प्लांट यहाँ रख दूं? बेगम साहिबा ने कहा था कि फैजान साहब के कमरे के बाहर ये प्लांट रखना है। फूफो ने इस बात में सर हिला दिया।
हाँ रख दो, ये कहकर वो आगे जाने लगी तो उन्हें फैजान के कमरे से अजीब सी आवाजें सुनाई दी। वो दरवाजा खोलकर अंदर चली गई। कमरे की हर चीज अपनी जगह पर थी। कमरे में कोई भी नहीं था। मुलाजिम ने बाहर से पूछा, कोई और काम है तो बता दें। फैजान की फूफो कमरे से बाहर आ गई। नहीं बस तुम जाओ, ऐसा लग रहा था कि कमरे में कोई है मगर अंदर तो कोई भी नहीं। बीबी जी आपका वहम होगा, भला कमरे में कौन जाएगा। मुलाजिम तो सारे कोठी के दूसरे हिस्से में हैं, बाकी तो सारे मेहंदी लेकर गए हैं। अच्छा, जाओ तुम अपना काम करो। वो मुलाजिम की तफसीलात से चिढ़कर बोली। मेहंदी का फंक्शन अपनी पूरी रौनक और आबोताब के साथ इख्तिताम पजीर हुआ। सुबह होते ही आयशा बेगम ने बकरा ज़िबाह करवा के गरीबों में बांट दिया। फिर वो मेहमानों के नाश्ते में मसरूफ हो गई। जरका माँ के साथ किचन में हाथ बटाने लगी। मम्मा, सदका देने के बाद दिल को तसल्ली हो गई है। बारात जाने से पहले ये काम बहुत जरूरी था। 2 भाइयों की इकट्ठी शादी है, लोगों की नजरों से खुदा बचाए रखे। आयशा बेगम ने किचन के बाहर देखा कि कोई उन दोनों की बातें तो नहीं सुन रहा। फिर वो सरगोशी के अंदाज में बोली, मैं फैजान के रवैये से बहुत खौफजदा हूँ। मेहंदी और उपटन के फंक्शन में वो इस तरह गुमसुम बैठा था जैसे ये शादी उसकी मर्जी के खिलाफ हो रही है। न जाने हिजाब से वो क्या बर्ताव करेगा। जरका ने करीब होके जवाब दिया, मामा आप क्या भूल गई हैं कि जब आपने फैजान से हिजाब के रिश्ते की बात की थी तो उसने कितना हंगामा बपा किया था कि वो किसी भी लड़की से शादी नहीं करेगा, मगर आपके मजबूर करने पर वो ये कहकर रजामंद हो गया था कि आपकी यही जिद है तो पूरी कर लें। इस बात के बाद फैजान भाई ने इस रिश्ते के बारे में कोई बात नहीं की, मगर आप तो यही कहती थी कि आपको हिजाब पर भरोसा है, वो फैजान का दिल जीत लेगी। तो फिर फैजान भाई के रवैये से क्यों परेशान होती हैं? हाँ, शायद थोड़ी देर के लिए मैं ये बातें भूल गई थी। मैं तो फैजान के चेहरे पर ऐसी ही खुशी देखना चाहती थी जैसी जरियाब के चेहरे पर थी। मनाहिल किचन में दाखिल हुई। मम्मा, अगर नाश्ता बन गया है तो जल्दी से मेहमानों को दे दें। पापा कह रहे हैं कि बारात की रवानगी में देर नहीं होनी चाहिए। अभी तो नाश्ता तैयार नहीं हुआ। खानसमा बाजार से कुछ सामान लेने गया है। तुम आओ, जरा जरका के साथ बर्तन निकालो, मैं देख कर आती हूँ कि मुलाजमा ने बिस्तर समेटे हैं या नहीं। दोनों बहनें मिलकर बर्तन निकालने लगी। इतनी देर में खानसमा सामान ले आया। दोनों ने मिलकर उसके साथ नाश्ते की तैयारी की। सारे काम टाइम पर हो गए और बारात मुकर्ररा टाइम पर रवाना हो गई।